हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी के लेक्चर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर इकोनॉमी के लेक्चर बनाएं, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा पहला लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है नेशनल इनकम से रिलेटेड। बट नेशनल इनकम को समझने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि उससे रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं या हम जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में अगर जान लेंगे तो बेसिक हम जान लेंगे, तो जो एडवांस है हम उसे जान पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पीछे नॉइज आएगी क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो थोड़ा सा उस चीज़ को मैनेज कर लीजिएगा आप। तो सबसे पहला जो रिलेटेड टर्म है वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। जब भी डोमेस्टिक टेरिटरी की बात आएगी तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये है कि इंडिया जो अपनी जो कंट्री है उसके इन या आउटसाइड जो इंडिया की प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। मतलब इन और आउटसाइड ऑफ द कंट्री जितनी भी इंडियन प्रॉपर्टी हैं दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे कि मान लीजिए यूएसए के अंदर इंडिया की कोई एम्बेसी है तो वो जो एम्बेसी होगी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। वैसे यूके के अंदर अगर कोई फ्लाइट इंडिया की जा रही है इट विल आल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, वैसे हमारी शिप्स अलग अलग जगह जगह जाती है तो वो सारी चीज़ें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। वैसे ही बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंस की। यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंस को आप सिटीजनशिप से अलग मत समझना। देखिए, नॉर्मल रेजिडेंस का मतलब होता है इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन जो एक साल से ज़्यादा इंडिया के अंदर रह रहा है और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर है उसे नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। मान लीजिए कि एक फॉरेनर है और वो जो फॉरेनर है वो एक साल से इंडिया के अंदर रहता है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर ही है, तो उसको हम नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। बट वो फॉरेनर है वो सिटीजन नहीं कहलाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द फैक्टर इनकम एंड द ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कुछ काम करते हैं, कोई प्रोडक्टिव सर्विस करते हैं, उसके बाद जो आपको वेजेस मिलती हैं, सैलरी मिलती है, उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में हैं और वहाँ पे आपने कुछ काम करा, उस कंपनी के लिए एक प्रोडक्टिव सर्विस दी तो वो आपको सैलरी देगी उस काम के बदले। ठीक है, तो टू वे है ये चीज़। वैसे ही कोई मैसनर है, उसने कुछ काम करा, उसको वेजेस मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई फैक्टर इनकम। कुछ काम कर रहे हो उसके बदले में आपको वेजेस या सैलरी मिल रही है, उसको फैक्टर इनकम कहेंगे। और जो फैक्टर इनकम है वो नेशनल इनकम में जोड़ी जाती है। वहीं बात करते हैं हम ट्रांसफ़र इनकम की, तो ट्रांसफ़र इनकम का मतलब ये होता है कि आपने कुछ काम नहीं करा फिर भी आपको जाके कुछ ना कुछ चीज़ें मिली, पैसा मिला, ये गिफ्ट मिला है, सब्सिडी मिली, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये वन वे होता है। तो मान लीजिए ट्रांसफ़र इनकम का मतलब क्या है, जैसे कोई आपको स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या आपने उसमें कुछ काम करा? बिल्कुल भी नहीं करा। सब्सिडीज़ मिलती है तो क्या आपने उसके लिए कुछ काम करा? नहीं करा। तो वन वे मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ आपको मिल रहा है, आपने उसके लिए कुछ काम नहीं करा है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र इनकम। और ध्यान रखिएगा जो ट्रांसफ़र इनकम होती है वो नेशनल इनकम में नहीं जोड़ी जाती है, क्योंकि नेशनल इनकम में बस वो जोड़ी जाती है जहाँ पे आपने प्रोडक्टिव सर्विस करी है नेशन के लिए। ठीक है, फाइनल गुड्स का मतलब होता है, फाइनल गुड्स मतलब जब फाइनल कंजप्शन करते हैं हम किसी गुड का तो उसे फाइनल गुड्स कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब वो होता है कि ऐसे गुड्स जो अभी भी फर्दर प्रोसेस्ड किए जाएंगे, यानी कि रॉ मटेरियल टाइप की चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जब आप जीडीपी, जीएनपी ये सारी चीज़ें समझोगे उससे पहले इन चीज़ों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए ग्रॉस का मतलब क्या होता है। ग्रॉस मतलब परचेजिंग वैल्यू। मान लीजिए आपने कोई लैपटॉप खरीदा या कोई आपने मोबाइल फ़ोन कीजिए और वो मोबाइल फ़ोन 100 रुपये का है। 100 रुपये का आता नहीं है, बट समझाने के लिए कह रहा हूँ यहाँ पे। आपने कोई फ़ोन खरीदा वो 100 रुपये का था, तो उसकी जो परचेजिंग वैल्यू है वो 100 रुपये है। अब क्या हो गया, 2 साल बाद आपने अपने दोस्त को बेचा। 2 साल बाद आपका दोस्त क्या उसे 100 रुपये मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, वो 100 रुपये से कम मिलेगा। तो मान लीजिए उसने 70 रुपये में वो फ़ोन ले लिया आपसे, तो 100 रुपये से उसकी वैल्यू अब कितनी होगी? 70 रुपये होगी। तो जो 30 रुपये की कमी है उसको क्या बोलेंगे हम? डेप्रिसिएशन हो गया। मतलब जो वैल्यू ली थी हमने, जो फ़ोन लिया था उसको डेप्रिसिएट करके जो वैल्यू आई वो कम आई, तो वो जो वैल्यू होती है उसे नेट वैल्यू कहते हैं। तो ग्रॉस से अगर हमें नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। वैसे अगर नेट से अगर हमें ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, छोटी सी चीज़ है। नाउ यहाँ पे बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को बनाने में कितना
कॉस्ट आया उसको हम बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। तो किसी भी चीज़ को बनाने में जनरली लैंड लगती है, लेबर लगती है, कैपिटल लगती है, एंटरप्रेन्योरशिप लगती है। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इनसे ही कोई भी चीज़ बनी, उसकी जो वैल्यू हुई, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई, वो फैक्टर कॉस्ट हो गई। ठीक है, जैसे हमने मकान बनाया, ठीक है, और मकान छोड़िए, जैसे हमने गेहूं को उगाया या हमने कोई भी चीज़ बनाई, ठीक है, तो उसको बनाने में जितनी कॉस्ट लगी वो फैक्टर कॉस्ट होगी। तो मान लीजिए हमने कुछ बनाया, ठीक है, तो क्या बनाया हमने, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। सपोज हमने कोई यहाँ पे मोबाइल फ़ोन ही मान लेते हैं, हमने कोई मोबाइल बनाया, ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई वो 100 रुपये आई। ठीक है, अब क्या है, वो जब मार्केट में जाएगा तो उसकी जो मार्केट प्राइस होगी कुछ, तो मार्केट में जब जाएगा तो क्या वो 100 रुपये का ही रहेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उसकी थी वो 100 रुपये थी, तो क्या मार्केट में जाके भी वो 100 रुपये रहेगा? नहीं, वो जब मार्केट में जाएगा ना तो वो 100 रुपये से ज़्यादा में बिकेगा। तो मान लीजिए वो 120 रुपये में बिका, तो जो ये 20 रुपया है ना, ये 20 रुपया प्रॉफिट नहीं है। हम नेशनल इनकम में प्रॉफिट वाली चीज़ को नहीं गिनते हैं, ठीक है। तो वो जो 20 रुपया है ना, ये 20 रुपया होगा। एक तो क्या होगा, जो प्रोडक्शन हुआ उस प्रोडक्शन पे आगे जाके टैक्सेस लगते हैं, ठीक है, और कुछ टैक्सेस के साथ सब्सिडीज़ भी मिलती हैं। तो टैक्सेस के साथ सब्सिडीज़ भी मिली, तो मान लीजिए कि 100 रुपये में 30 रुपये का टैक्स लगा, इनडायरेक्ट टैक्स लगा, और 10 रुपये की आपको सब्सिडी मिल गई। तो अब जाके मार्केट में उसकी मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। तो जो ये सब्सिडी है और जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको क्या बोलेंगे? तो इनडायरेक्ट टैक्स में से जब सब्सिडीज़ को घटा देते हैं तो हमारे पास आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो देखिए 30 रुपये की इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी इनडायरेक्ट टैक्स था, 10 रुपये का सब्सिडी था, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आ गया, 20 रुपये। तो अब जो फैक्टर कॉस्ट थी यानी कि 100 रुपये था, वो अब कितना हो गया, मार्केट प्राइस में जाके 120 रुपये हो गया। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो जब फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो हम प्लस NIT कर लेते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर लेते हैं, और जब वापस आते हैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के पास तो माइनस NIT कर लेते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। अब बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की और नेशनल इनकम की। देखिए, जब भी हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो हम सिर्फ इनसाइड आवर कंट्री की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल इनकम, तो इनसाइड प्लस आउटसाइड कितना कमा रहे हैं, वी टॉक अबाउट नेशनल इनकम। तब हम जाके इनसाइड प्लस आउटसाइड की बात जब हम करते हैं तो हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, और जब सिर्फ इनसाइड कंट्री की बात करते हैं तो हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये कैसे, मतलब डोमेस्टिक इनकम से कैसे नेशनल इनकम पे जाया जाए। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए डोमेस्टिक इनकम हमारी 100 रुपये थी, डोमेस्टिक इनकम 100 रुपये थी। तो अब नेशनल इनकम पे जब जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर प्लस बाहर से हम कितना कमा रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, वो करते हैं हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मतलब टोटल हमें एब्रॉड से कितनी इनकम हुई वो हम चेक करते हैं। तो टोटल हम कैसे, नेट कैसे निकालेंगे, बाहर से हमें कितना रिसीव हुआ और इंडिया ने कितना बाहर दिया, उन दोनों के अंतर से हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मिल जाएगा। मान लीजिए बाहर से हमने 30 रुपये कमाए और इंडिया के अंदर से हमने बाहर वालों को 10 रुपये दिए, तो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होगी हमारी वो 20 रुपये हो जाएगी। तो मान लीजिए कि डोमेस्टिक के अंदर हमने 100 रुपये कमाए और बाहर से हमने कितने कमा दिए, 20 रुपये कमा दिए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ये 20 रुपये हो गए। तो जब नेशनल इनकम होगी हमारी तो वो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब डोमेस्टिक इनकम से हमें नेशनल इनकम पे जाना होता है तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ना होता है। वैसे ही जब हम नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम के पास जाते हैं तो हमें माइनस NFIE यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को घटाना पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं GDP क्या है, NDP क्या है, GNP क्या है, कैसे इनके पास जाया जाता है। पहले तो GDP को आप समझ लीजिए। GDP का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ ईयर। इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी क्या मार्केट वैल्यू है उसको ही हम GDP कहते हैं। आई थिंक इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे।
अब देखिए क्या होता है, जब भी हम जीडीपी एनडीपी इन सब चीज़ की बात करते हैं तो हम इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे जीडीपी ये तीन चीज़ें हो गई, और यहाँ पे एक तो होता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब क्या चीज़ है ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए जो पहला जो पार्ट है, ये पहला फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, या तो आपको ग्रॉस देखने को मिलेगा या तो आपको नेट देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए, ठीक है। वैसे दूसरे वाले खाने में आपको क्या देखने को मिलेगा, या तो नेशनल देखने को मिलेगा या तो डोमेस्टिक देखने को मिलेगा। ये देखिए, या तो डोमेस्टिक देखने को मिल रहा है या तो नेशनल देखने को मिल रहा है। तीसरे वाले में सिंपल प्रोडक्ट है। चौथे वाले में आपको देखने को मिलेगा या तो फैक्टर कॉस्ट देखने को मिलेगा या तो आपको मार्केट प्राइस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। अब देखिए, सपोज आपके पास दे रखा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नहीं समझ में आए तो दोबारा जाके वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अगर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस पे जाना है तो कैसे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे जी लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, एन लिखा है, ठीक है, नेट लिखा है। तो ये ग्रॉस है, ये नेट है। तो जब भी हम ग्रॉस से नेट की तरफ जाते हैं तो हमने क्या करना था, माइनस डेप्रिसिएशन करना था, ठीक है। ये डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, तो इसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, तो जब भी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाते हैं तो हम क्या जोड़ देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस तरीके से जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से एनडीपी मार्केट प्राइस पे हम गए। इसी तरीके से हम किसी भी तरीके से कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे एनडीपी एट मार्केट प्राइस है, हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो देखिए, यहाँ पे नेट है, यहाँ पे नेट है, तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डोमेस्टिक है, यहाँ पे नेशनल है। तो डोमेस्टिक से जब हम नेशनल की तरफ जाते हैं तो मैंने बताया था आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम जोड़ देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को हम जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो माइनस NIT कर देंगे। देखिए यहाँ पे उल्टा था और यहाँ पे इस तरीके से है। देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस कर दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस NIT कर दिया। तो इसी तरीके से अगर आपके पास अब आता है कि जीडीपी से एनडीपी कैसे जाना है, जीडीपी से एनएनपी कैसे जाना है, तो अब आई थिंक आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। नाउ बात करते हैं हम डोमेस्टिक इनकम की। अब धीरे धीरे हम नेशनल इनकम वाले पार्ट्स पे जा रहे हैं। तो डोमेस्टिक इनकम वाली बात अगर मैं आपको बताऊं तो डोमेस्टिक इनकम को हम कहते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में हम नेशनल वाला पार्ट नहीं जोड़ते हैं। नेशनल वाला पार्ट जोड़ेंगे तो यहाँ पे एनएनपी आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हम डोमेस्टिक इनकम में डी वाला पार्ट जोड़ा जाता है, और जब नेशनल इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पे एन जोड़ा जाता है ना। ये बात मैंने आपको अभी बताई थी। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जहाँ भी आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिखेगा तो वो समझ लीजिए वो डोमेस्टिक इनकम है। अब डोमेस्टिक इनकम को दो तरीके से आप बांट सकते हैं इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक इनकम आ रही है। एक तो प्राइवेट सेक्टर डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जो इनकम कमा रहे हैं वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगी, और एक गवर्नमेंट सेक्टर में जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से इनकम हो रही है वो भी डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएंगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, और नहीं भी रखोगे तो उतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें होती हैं। नाउ अब सिर्फ हम यहाँ पे प्राइवेट इनकम की यहाँ पे बात करते हैं। तो प्राइवेट इनकम के अंदर क्या क्या आती है। प्राइवेट इनकम का मतलब जो इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, या प्राइवेट लोग हैं सारे मिलके, उनकी बात हम करते हैं। तो एक मान लीजिए प्राइवेट इनकम एक इंस्टीट्यूशन की मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। तो प्राइवेट इनकम एक कंपनी की मान के चले। तो एक कंपनी कैसे कमा रही है, एक तो वो कमा रही है डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जो उसको इनकम हो रही है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आएगी, प्राइवेट इनकम के अंदर आएगी। दूसरा, वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड से कितना कमा रही है वो आएगा। दूसरा, सपोज उसने गवर्नमेंट से कोई बॉन्ड लिए हैं तो उस बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, नेशनल डेट इंटरेस्ट उसको बोलेंगे। तीसरा, कोई ट्रांसफ़र, देखिए
प्राइवेट में ना कैसा भी पैसा मिले वो मिलना चाहिए, चाहे उसने काम करा ना करा। तो यहाँ पे नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट से जो करंट ट्रांसफ़र उसको मिल रहे हैं वो भी प्राइवेट इनकम के अंदर आएगा, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी उसको जो करंट ट्रांसफ़र मिल रहे हैं वो भी प्राइवेट इनकम के अंदर आएगा। तो ये सारी चीज़ें प्राइवेट इनकम के अंदर आ गई, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैंने आपको बताया कि प्राइवेट इनकम क्या होती है, ये सिर्फ समझने के लिए कि हाँ माइंड में थोड़ा सा खाका है कि हाँ प्राइवेट इनकम ये होती है, एक कंपनी की इनकम किस तरीके से आती है ये समझने के लिए था ये सिर्फ, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है मगर पर्सनल इनकम। अब सपोज आप उस जो प्राइवेट कंपनी है, मैंने प्राइवेट इनकम बताई किसकी, मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी की। अब उस प्राइवेट कंपनी में बहुत सारे इंडिविजुअल काम कर रहे होंगे। अब वो जो प्राइवेट कंपनी में जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं उनकी पर्सनल इनकम कैसे निकलेगी उसकी बात करते हैं। तो जो प्राइवेट कंपनी ने जो प्राइवेट इनकम कमाई, उस इनकम में से वो सबसे पहले अपनी जो लाइबिलिटीज़ है उन लाइबिलिटीज़ को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो लाइबिलिटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है टैक्सेस। तो प्राइवेट इनकम वाले क्या करेंगे, वो अपनी टैक्सेस को देंगे, कॉर्पोरेट टैक्स देंगे। फिर ये ऐसा तो नहीं है कि जो पैसा बचेगा, जैसे उसने कोई 100 रुपये कमाए और 20 रुपये उसने कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया, तो अब बचे 80 रुपये। तो ऐसा तो नहीं है कि वो 80 के 80 क्या कर देगा, इंडिविजुअल्स में बांट देगा। तो सारा का सारा वो अगर इंडिविजुअल में बांट देगा तो भैया उसके बाद बचेगा क्या, वो बाद में क्या इन्वेस्टमेंट करेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग से अपने पास अलग से कुछ पैसा रखना पड़ेगा जो बाद में जाके वो इन्वेस्टमेंट करे, या उसे हम सेविंग कहते हैं या उसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। तो प्राइवेट इनकम वाले क्या करेंगे, पहले तो अपना कॉर्पोरेट टैक्स देंगे, उसके बाद कुछ पैसा वो अलग से रख लेंगे, या जिसे हम सेविंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कह रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें घटा देंगे प्राइवेट इनकम में से, तब जाके वो जो पैसा बचेगा वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो मान लीजिए प्राइवेट इनकम 100 रुपये हुई, कॉर्पोरेट टैक्स उसने 20 रुपये दिया, और उसने अपनी जो रिटेन अर्निंग है वो 30 रुपये अलग से रख दी। तो अब कितनी बचा, 50 रुपये बचा। तो ये 50 रुपये क्या हो जाएगी, पर्सनल इनकम हो जाएगी। 50 रुपये क्या हो जाएगी, उस इंडिविजुअल की पर्सनल इनकम हो जाएगी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें समझ गई। अब देखिए, जो उस इंसान को, मान लीजिए एक कोई इंसान है, उसको 50 रुपये मिल गए, तो क्या वो 50 रुपये जो उसकी पर्सनल इनकम है वो सारा का सारा खर्च कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई उसको भी तो, उसके पास भी तो कुछ लाइबिलिटी होंगी। जैसे प्राइवेट कंपनी के पास कुछ लाइबिलिटी थी, हर इंडिविजुअल के पास कुछ ना कुछ लाइबिलिटी होती है। अब देखिए, कुछ ना कुछ लाइबिलिटी होती है, तो उसको मिले 50 रुपये, तो भाई वो कुछ टैक्सेस में देगा, कुछ मिसलिनियस रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट देगा। मतलब जैसे कोई बिल दे दिया, ठीक है, पानी का बिल, बिजली का बिल, उसके अलावा उस पर किसी ने फाइन मार दिया, वो सारी चीज़ें लौटाएगा। उसके बाद उसके पास कुछ बचेगा ना। तो मान लीजिए वो देखिए 50 रुपये उसको इनकम मिली थी, 10 रुपये वो पर्सनल टैक्स देगा, 10 रुपये कोई मिसलिनियस रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट हो गए, तो उसके पास 30 रुपये बचे। अब जाके उसके पास जो उसने लाइबिलिटीज़ दे दी, उसके बाद जो वो पैसा बचा 30 रुपये, वो उसकी क्या हो जाएगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब वो 30 रुपये को चाहे पूरा का पूरा खर्च ले, चाहे पूरा का पूरा सेव कर ले, चाहे जो सबसे प्रैक्टिकल चीज़ है, कुछ खर्च कर ले, कुछ सेव कर ले। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को हम ये भी बोल सकते हैं कि 30 रुपये थे उसके पास, तो उसने मान लीजिए 20 रुपये खर्च कर ले और 10 रुपये सेव कर लिए। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि पर्सनल कंजप्शन प्लस पर्सनल सेविंग, ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेशनल इनकम की हम बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम वही इंडिया के अंदर बाहर से कितना कमाया जा रहा है किसी इंडिया के लोगों के द्वारा, नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा, उसको ही हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम कहेंगे। इट रिफर्स टू द फैक्टर इनकम मैंने बताई थी आपको। इट रिफर टू द फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इन एन ईयर इज कॉल्ड अ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, जब भी नेशनल की बात होगी ना, तो सिर्फ डोमेस्टिक की बात नहीं होगी, वो आउटसाइड ऑफ द कंट्री की भी बात होगी। तो नेशनल की बात मतलब इंडिया के अंदर प्लस इंडिया के बाहर से हमारे नॉर्मल रेजिडेंट एक साल के अंदर कितना कमा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द नेशनल इनकम। ठीक है, तो हमने बात करी थी डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
अब जब नेशनल की बात करेंगे तो उसमें क्या जोड़ देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारे पास आ जाएगा नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ध्यान रखिएगा ये मार्केट प्राइस नहीं है, यहाँ पे हम फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो आ जाएगा आंसर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब भी आएगा तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी नेशनल इनकम है। आई थिंक इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ हम नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं। नेशनल इनकम को 3 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। पहला जो आएगा वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा आएगा इनकम मेथड और तीसरा आएगा एक्सपेंडिचर मेथड। ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो वैल्यू एडेड मेथड होता है उसको आउटपुट मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम वैल्यू एडेड मेथड की बात करते हैं। जो वैल्यू एडेड मेथड होता है, वैल्यू एडेड मेथड का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग होती है, जो डिफरेंट फेज ऑफ प्रोडक्शन होता है, उस डिफरेंट फेज ऑफ प्रोडक्शन पे हम कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं उस सभी का सम, उसको ही हम वैल्यू एडेड मेथड से हमारे पास आती है GVA एट मार्केट प्राइस। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। देखिए जो डिफरेंट फेज ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे वीट से फ्लावर बना, ठीक है, फ्लावर से केक बना, ये डिफरेंट फेज ऑफ प्रोडक्शन है। इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन में हमने कितनी वैल्यू ऐड करी, कितनी वैल्यू ऐड करी, उन सभी को जब हम जोड़ते हैं तब जाके हमारे पास आता है GDP एट मार्केट प्राइस, या हम उसे GVA एट मार्केट प्राइस कहते हैं। ठीक है, GDP एट मार्केट प्राइस या GVA एट मार्केट। जब भी हम GDP की बात करते हैं तो GDP पे हम मार्केट प्राइस लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो वहाँ पे फैक्टर इनकम आ जाता है। तो जब डिफरेंट फेज ऑफ प्रोडक्शन पे जो वैल्यू ऐड करें उनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा GDP एट मार्केट प्राइस, या उसे GVA एट मार्केट प्राइस कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए वीट बनाए, एक फार्मर है, उसने गेहूँ उगाया, वो 100 रुपये का उगाया, ठीक है। तो उसने कोई वैल्यू, उसके पास वैल्यू आई, वो 100 रुपये का आई वीट की, ठीक है। अब उस वीट से फ्लावर बना, ठीक है, वो बना 200 रुपये का। तो जो मिलर है उसने कितनी वैल्यू ऐड करी, 100 रुपये की वैल्यू ऐड करी। 200 में से 100 घटाएंगे तो वैल्यू 100 रुपये की ऐड हुई। फिर उस 200 रुपये, फिर उस फ्लावर से बेकर ने केक बनाया, तो 200 रुपये ये फ्लर था और इसने 500 रुपये का वो केक बनाया। तो जो वो 500 रुपये था, 500 रुपये था और 500 में से 200 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 300 रुपये। तो यानी उसने 300 रुपये की वैल्यू ऐड करी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फेज में 100 रुपये की वैल्यू ऐड हुई और दूसरे फेज में दोबारा से 1 मिनट है, ठीक है, पहले में 100 रुपये की वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। फिर देखिए इसके पास, देखिए फार्मर था, फार्मर के पास तो क्या था, 0 रुपया था। फार्मर के पास क्या था, 0 रुपये से उसने स्टार्ट करी और कितने की वैल्यू ऐड करी, 100 रुपये की वैल्यू ऐड करी। तो शुरू में तो 100 रुपये की वैल्यू ऐड हुई, फिर मिलर ने दोबारा से 100 रुपये की वैल्यू ऐड करी, फिर जो केक वाले ने कितने की वैल्यू ऐड करी, 300 रुपये की वैल्यू ऐड करी। तो 300 प्लस 100 कितना हो गया, 500। तो टोटल जो वैल्यू ऐड हुई वो कितने की हुई, 500 रुपये की ऐड हुई। तो जो हमारा GDP एट मार्केट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। या तो हम डायरेक्ट देखें कि जो आउटपुट प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो जो आउटपुट प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी थी, केक यानी कि आउटपुट यही था यहाँ पे, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 500। तो वैल्यू ऐड करके डिफरेंट फेज में भी, जब डिफरेंट फेज ऑफ प्रोडक्शन में वैल्यू ऐड करी तब भी 500 आया, जिसे हमने वैल्यू एडेड मेथड का। और जो लास्ट प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू है वो 500 रुपये है, इसलिए इसको आउटपुट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि आउटपुट पे हमें कितना मिला, 500 रुपये मिला। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। नाउ हमारा तो यहाँ पे मकसद ये था ना कि नेशनल इनकम को निकालना, हमारा मकसद यहाँ पे GDP को नहीं निकालना था। तो जो GDP एट मार्केट प्राइस है उससे हमें कहाँ जाना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, क्योंकि यही तो हमारी नेशनल इनकम है भाई। अभी तो मैंने आपको समझाया बात, ठीक है। तो ये जो GDP एट मार्केट प्राइस है, GDP एट मार्केट प्राइस से अगर आपको NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो देखिए ये G है तो नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है तो प्लस NFIA पे जाना पड़ेगा। और ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है
तो माइनस NIT पे आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप आसानी से GDP एट मार्केट प्राइस से NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे जा सकते हैं। नाउ यहाँ पे बात करते हैं हम इनकम मेथड की। ये जो इनकम मेथड है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन तीनों मेथड में से, बस आपको ये जानना है कि जो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री है वो किस तरीके से इनकम को रिसीव कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनकम, जब भी हम इनकम की बात करते हैं तो वो इनकम आ जाती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। नेट डोमेस्टिक, ये इंडिया के अंदर की बात कर रहे हैं हम, इंडिया के अंदर किस तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं। तो एक तो हो गया कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है, ठीक है, जो एम्प्लॉय है उसको कैसा पैसा मिल रहा है। एक तो उसको वेजेज एंड सैलरी मिल सकती है। तो वेजेज एंड सैलरी दो तरीके से मिल सकती है, एक तो कैश में, दूसरा काइंड में, ठीक है। काइंड का मतलब ये होता है कि जैसे आपने बोला साहब हमको पैसा मत दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए ये कंबल हमको दे दीजिए या ये गाड़ी हमें दे दीजिए हमारे पैसे के इक्विवेलेंट में, तो वो हो गया काइंड, ठीक है, या गिफ्ट हो गया कुछ। तो वेजेज एंड सैलरी या तो कैश में या तो काइंड में, या तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। होता नहीं है जैसे आप किसी कंपनी में आप काम करोगे तो जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपके बदले में कुछ सोशल सिक्योरिटी में आपके जमा फंड में कुछ पैसे डाल देगा, कुछ आप डालोगे कुछ आपका एम्प्लॉयर डालेगा, ठीक है, ये चीज़ होती है। दूसरा होता है रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी से, रेंट जैसे आपने कोई मकान किराए पे लगाया, रॉयल्टी आपका नाम बहुत फेमस है, आपके नाम को किसी ने यूज करा तो उससे आप क्या लेते हो, रॉयल्टी लेते हो। उसके बाद आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करा, उस पर आपने इंटरेस्ट लिया। फिर उसके बाद प्रॉफिट में क्या हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग मतलब सेविंग वगैरह, ठीक है। तो ये आपके प्रॉफिट से कुछ पैसे आपने कमाए होंगे। दूसरा होता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब ये हुआ कि छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो पैसे आप कमा रहे हो या MSME सेक्टर से जो पैसे कमा रहे हो वो मिक्स्ड इनकम में आ गए। तो इन सभी का जब हम जोड़ते हैं तो हमें पाते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन तीनों को जब जोड़ा जाता है तो इसको ऑपरेटिंग सरप्लस कहा जाता है। तो अगर हमारे पास अब आ गया NDP एट फैक्टर कॉस्ट, तो क्या हम NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे एक ही चीज़ चेंज देखने को मिल रही है, वो है डोमेस्टिक से नेशनल जाना है। तो डोमेस्टिक से जब नेशनल जाना होता है तो प्लस NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हम जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ के लोग कितना खर्चा कर रहे हैं उससे भी हम GDP निकाल लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सपेंडिचर मेथड में कि जो प्राइवेट लोग अपना जो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितना फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रही है, उसके बाद डिफरेंट लोग किस तरीके से अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। दो तरीके से होता है, एक तो फिक्स कैपिटल और एक फ्लोटिंग कैपिटल होता है, ठीक है। तो सिंपल आप यही याद रखिए, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किस किस तरीके से की जा रही है। चौथा है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में हम क्योंकि ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इसलिए इसको पहले लेते हैं ताकि चीज़ें पॉजिटिव में आए। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको X माइनस M कहा जाता है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन को C, उसके बाद इन्वेस्टमेंट को I, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर को G, और X मतलब एक्सपोर्ट माइनस M मतलब इंपोर्ट, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट को पहले इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो एक्सपोर्ट को ज़्यादा लेती है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है और इंपोर्ट कम करती है ताकि वैल्यू पॉजिटिव में आए। अब जब इन सभी का सम होता है, इन सभी के सम को हम कहते हैं GDP एट मार्केट प्राइस। हमारी जो GDP आती है इस चीज़ से, अब हमारी जो GDP आ रही है, बट हमें यहाँ पे मकसद क्या है, हमें हमारे नेशनल इनकम निकालनी है। तो GDP एट मार्केट प्राइस से जब हम नेशनल इनकम पे जाएंगे तो G ये नेट है, तो G से नेट पे जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो प्लस NFI हो जाएगा, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो माइनस NIT हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है, ठीक है। तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अब देखिए करंट प्राइस का मतलब क्या है, कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या है। देखिए जब भी हम कांस्टेंट प्राइस की बात करते हैं तो कांस्टेंट प्राइस का मतलब हम क्या लेते हैं, एक बेस ईयर लेते हैं। वो बेस ईयर हम ऐसा लेते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना रही हो, वहाँ पे कोई भी ऐसी आकस्मिक परिस्थिति नहीं रही हो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही हो, ठीक है। तो हम ऐसा बेस ईयर लेते हैं, तो तब क्योंकि उस समय पे क्या होगी, प्राइस में स्टेबिलिटी रही होगी और हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छे से चल रही होगी, तो हम चीज़ों को अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो हम लेते हैं 2011-12 को, ठीक है, 2011-12 को बेस ईयर ले लिया हमने। तो 2011-12 के पास में सपोज कोई प्रोडक्ट था, कोई 10 प्रोडक्ट थे और उन 10 प्रोडक्ट का जो वैल्यू थी वो 5 रुपये थी, तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी उसके पास उस टाइम पे 50 रुपये आ जाएगी। बट आज की डेट में सपोज मान लीजिए 10 प्रोडक्ट ही हैं बट उनकी जो प्राइस है वो 10 रुपये हो गई, तो हमारी नेशनल इनकम कितनी आ गई, 100 रुपये आ गई। देखिए प्रोडक्ट तो उतने ही थे बट क्योंकि क्या हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है, 5 रुपये से अब 10 रुपये की हो गई वो चीज़, तो हमारे जो नेशनल इनकम है वो उस तरीके से चेंज हो गया। तो आई थिंक इतने चीज़ आप समझ गए होंगे। और वो जो प्राइस इंडेक्स है, यहाँ पे प्राइस इंडेक्स लिखना चाहिए था, तो वो प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है। तो नेशनल इनकम ऑफ करंट प्राइस वो हमारे पास 100 आई थी और नेशनल इनकम एट बेस ईयर वो 50 रुपये थी। तो आप देखेंगे तो किस तरीके से ये आ जाएगा, तो ये 200% आ जाएगा, ठीक है, प्राइस इंडेक्स। तो ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। सेम चीज़ है। बेस ईयर में क्या था और आज की डेट में क्या है, वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको समझाई। तो वो जो जैसे वहाँ पे प्राइस इंडेक्स था, यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर आता है। तो जीडीपी एट ऑफ करंट ईयर, आज की डेट में जीडीपी कितनी है, उस बेस ईयर में जीडीपी कितनी थी, इंटू 100 कर देंगे तो जीडीपी डिफ्लेटर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या जीडीपी और वेलफेयर एक ही चीज़ है? नहीं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए जीडीपी से हमें ये पता नहीं चलता है कि गरीब को कितना फ़ायदा हो रहा है, इनइक्वालिटी घट रही है कि नहीं घट रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी हमें ये नहीं पता चल पाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी अच्छे से हो रही, क्यों? देखिए जीडीपी ग्रोथ तो हो रही है पर क्या उस ग्रोथ से उन गरीबों को फ़ायदा हो पा रहा है, क्या इनइक्वालिटी कम हो पा रही है, इन चीज़ों से हमें पता नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर है हमारा और सर्विस सेक्टर है, तो आज की डेट में आप देखेंगे सर्विस सेक्टर में जो लोग हैं वो तो अच्छा खासा कर रहे हैं, बट प्राइमरी सेक्टर यानी फार्मिंग वगैरह में बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी इनकम अच्छी नहीं हो पा रही है। ओवरऑल हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है बट कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे अच्छा नहीं हो पा रहा है और उससे क्या हो रही है, इनइक्वालिटी आ रही है, ये सारी चीज़ें आ रही है। तो जीडीपी और वेलफेयर अलग अलग चीज़ें हो गई, ठीक है। चेंज इन प्राइस हो गया। अब देखिए वहाँ पे बेस ईयर में अलग प्राइस था, यहाँ पे अलग प्राइस है, तो क्या हमें पता चल पा रहा है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया नहीं बढ़ गया, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता चल पाती हैं। फिर इसके बाद नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज की बात करते हैं। नॉन मॉनेटरी, देखिए जीडीपी में मैंने क्या बोला था आपको, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बट क्या उसको वेलफेयर से रिलेट कर सकते हैं हम? नहीं। मान लीजिए आपके बगल में कोई अंधा व्यक्ति, आपने उसको रोड पार करा दी, तो क्या वो जीडीपी में आएगा? वो चीज़ जीडीपी में आएगी वो चीज़? नहीं। मान लीजिए आपने 10 पेड़ उगा दिए, क्या वो 10 पेड़ मॉनेटरी वैल्यू में आएगा? नहीं आएगा। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि वो सारी चीज़ें जिसके लिए आपको कोई पेनल्टीज़ नहीं पड़ रही हैं या उसके लिए आपको कोई भी फाइन नहीं लगाया जा रहा है। मान लीजिए कि आप स्मोकिंग करते हो, तो क्या स्मोकिंग के लिए आपको फ़ाइन लगाया जा रहा है? नहीं लगाया जा रहा है। तो ये हो गई नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, ठीक है, ये जीडीपी में नहीं कैलकुलेट की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताई जीडीपी और वेलफेयर में क्या चीज़ है। अब जीडीपी एंड वेलफेयर की बात अगर हम करें तो क्योंकि जीडीपी का वेलफेयर से कोई संबंध नहीं है, वैसे पॉपुलेशन की भी बात करेंगे, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपकी जीडीपी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है, तो क्या पॉपुलेशन का जीडीपी से कोई लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं। भाई देखो ना यार, आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्या जीडीपी से कोई, जीडीपी भी आपकी भी बढ़ रही है, तो क्या वो जीडीपी उस पॉपुलेशन को कैटर कर पा रही है? नहीं कर पा रही है। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब वेलफेयर की बात करते हैं भाई, सॉरी, अब देखिए जीडीपी एंड वेलफेयर, तो अगर हमें वेलफेयर को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए अलग अलग हमारे इकोनॉमिक्स ने अलग अलग चीज़ें बनाई हैं। जैसे आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ा होगा, उसके बाद आपने हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में पढ़ा होगा। इन चीज़ों से क्या है, हम वेलफेयर से रिलेटेड चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम जीडीपी और वेलफेयर वाली जो चीज़ें हैं उसको अलग अलग कैलकुलेट कर पाए
और फिर हमारे पास चीज़ें सही तरीके से आ पाएँ। ठीक है, तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो नेशनल इनकम के चैप्टर में थी, और नेशनल इनकम वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। ठीक है, इसके बाद हम इन्फ्लेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतने ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो अब आपका जो नेशनल इनकम वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।